स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन के पोएट हैं वॉल्टर विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और जिनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। अब फ्री वर्ड्स क्या होता है? फ्री वर्ड्स में जो पोएम होती है उसमें कोई राइम या कोई रेगुलर रिदम नहीं होती है, यानी उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। फ्री यानी हर सेंटेंस के एंड में कोई भी वर्ड आ जाता है जो कि अगले सेंटेंस से, अगली लाइन के लास्ट वर्ड से राइम नहीं करता है। जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो ये और आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्री वर्ड्स क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है, यानी इंट्रोडक्शन और थीम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। एंड नाउ द थीम ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन पोएम इज़ वेरी शॉर्ट पोएम। आप लोग देख ही रहे हैं पोएम को, बट दिस पोएम इज़ वेरी वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत है, टचिंग यानी मन को छूने वाली है, एंड वेरी सॉफ्ट, और जो इसमें फीलिंग है, जो इसका मीनिंग है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। सबसे पहले हम पोएम के टाइटल को ही समझते हैं। द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें वॉइस रेन की आवाज़ के लिए यूज़ किया गया है, जबकि रेन तो नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की हमेशा साउंड होती है, लेकिन रेन को पोएट ने ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है, यानी जो रेन है उसको ह्यूमन बीइंग माना है, एक इंसान माना है, और वो रेन से कन्वर्सेशन करते हैं। इसीलिए जो पोएट ने रेन की वॉइस वर्ड यूज़ किया है, ना कि साउंड यूज़ किया है। पोएम में द पोएट इज़ एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन विद द रेन। वो एक बारिश के साथ में एक काल्पनिक कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। द पोएट ट्रांसलेट फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेन आंसर्ड। अब पोएट रेन से कहते हैं तुम कौन हो, रेन जवाब देती है, लेकिन रेन की, बारिश की अपनी बोली है, तो रीडर्स को कैसे पता चले कि रेन क्या बतलाती है? तो पोएट रीडर्स को जो रेन है वो क्या आंसर देती है उसको ट्रांसलेट करते हैं। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इज द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की आवाज़ क्या है? जो रेन ड्रॉप्स ग्राउंड पर गिरती हैं तो उनके गिरने से जो आवाज़ आती है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द रेन अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट ने हमको ऐसा बताया कि जो वॉइस ऑफ द रेन है इज़ द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। और ये जो साउंड है ये बहुत ही म्यूजिकल है, यानी ये संगीतमय है। पोएम में वाटर साइकिल की हर स्टेज को डिस्क्राइब किया गया है। हाउ इट इज़ बोर्न इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एंड इनटैंजिबल वेपर दैट राइज इटर्नली फ्रॉम द अर्थ्स लैंड एंड डीप वाटर बॉर्डर। किस तरह से जो रेन है वो अर्थ से और पानी से वेपर की फॉर्म में ऊपर को उठती है और हेवन यानी स्काई में पहुंचकर ये अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेती है, यानी ये क्लाउड में चेंज हो जाती है। इसके बाद में फिर से ये अर्थ पर आती है। इस तरीके से जो पोएट है उसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल को इस वॉइस ऑफ द रेन में समझाया है। और जब पोएम में पोएट जब अर्थ पर फिर से रेन आती है तो पोएट कहते हैं कि जो रेन है वो प्लैनेट को नरिश करती है, वो इस पूरे प्लैनेट पे फिर से लाइफ को ला देती है, जैसे कि पोइट्री ह्यूमैनिटी को नरिश करती है। तो लेट्स रीड आउट द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। एंड नाउ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। सबसे पहले हम शुरू की 4 लाइन को समझेंगे। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. यहाँ पर सबसे पहले फ्री वर्ड्स को भी समझ लीजिए। चारों लाइन में लास्ट में देखिए
कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, यानी हर लाइन एक अलग शब्द पर एंड हो रही है, यानी एक अलग साउंड पर एंड हो रही है, इसीलिए ये क्या है, फ्री वर्स है। जो ये पोयम है इसमें पोएट इंक्वायर्स द रेन अबाउट इट्स आइडेंटिटी। ये कन्वर्सेशन है, इसमें जो पोएट है वो रेन से कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप कर रहे हैं, उनका डायलॉग चल रहा है और वो रेन की आइडेंटिटी यानी रेन क्या है, कौन हो तुम, ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो पोयम है उसमें दो वॉइस हैं, दो आवाज़ें हैं। फर्स्ट वन द वॉइस ऑफ द रेन, रेन की आवाज़, और सेकंड द वॉइस ऑफ द पोएट यानी पोएट की आवाज़। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई कौन है, पोएट हैं। वो पूछते हैं हु यानी कौन, आर्ट दाउ ये आर्किक वर्ड है, आर्किक वर्ड है ना, ओल्ड फैशन वर्ड है जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं। आर्ट की जगह अब क्या यूज़ होता है, आर, और दाउ की जगह यू। तो जो पोएट हैं वो रेन से पूछते हैं, बारिश से पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। और वो किससे पूछते हैं, जो रेन है वो भी शार यानी बहुत ही हल्की हल्की बरस रही है, सॉफ्ट फॉलिंग ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत धीमे धीमे बरस रही है, उससे बूंदें गिर रही हैं ज़मीन पर। उससे पोएट पूछते हैं हु आर यू, विच स्ट्रेंज टू टेल। लेकिन तभी एक बड़ी अमेजिंग बात हुई। क्या बात हुई, गिव मी एन आंसर। जो रेन थी बहुत ही, उसने स्ट्रेंजली यानी बहुत ही अद्भुत तरीके से आंसर दिया। किसको आंसर दिया, पोएट को। और जो पोएट थे वो उस आंसर को उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन ड्रॉप्स हैं वो पोएट की बात का जवाब देंगे। तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, किन के लिए ट्रांसलेट किया, रीडर्स के लिए। क्योंकि जो रेन है उसकी वॉइस है वो कैसी है, वो ह्यूमन बींग्स के जैसी नहीं है, वो अपने रेन यानी रेन ड्रॉप्स में ही वो उस बात का जवाब देती है कि वो कौन है। अब वो क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो रेन है, और रेन कैसे बरस रही थी, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली, बहुत ही धीमे धीमे जो ड्रॉपलेट्स हैं दे वर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर रहे थे। तो रेन ने कहा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं तो इस धरती की कविता हूँ। कैसे है, जो रेन है वो पोएम ऑफ द अर्थ कैसे है, क्योंकि जो पोएम होती है वो पोएट रीडर्स की खुशी के लिए, उनके जॉय के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए और उनके प्लेजर के लिए लिखता है। यानी एक जो पोएम है वो अपने रीडर्स को जॉय, हैप्पीनेस और प्लेजर देती है और उनमें एक एनकरेजमेंट फिलअप करती है। इसी तरीके से जो ये रेन है, जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये भी जब धरती पर गिरती हैं तो क्या होता है, धरती पर भी, अर्थ पर भी न्यू लाइफ जनरेट होती है, नए जीवन की उत्पत्ति होती है। जो बीज डले होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और पूरी तरफ जो पूरी मदर अर्थ है, जो प्लैनेट है, वहाँ पे जॉय और हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर हो जाता है। सो जो रेन है, रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। बड़े ही ब्यूटीफुली रेन ने अपनी आइडेंटिटी बताई है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। इटर्नल आई राइज, इटर्नल यानी फॉर एवर, हमेशा। आई राइज, आई यहाँ पर रेन के लिए, राइज है ना ऊपर उठना, मैं ऊपर जाती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल यानी मुझे कोई टच नहीं कर सकता है, यानी जो मेरा आकार है वो उसको कोई छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड, और मैं कहाँ से जाती हूँ, लैंड यानी ज़मीन से। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र, और समुद्र भी कितने गहरे, बॉटमलेस, जिसका कोई नीचे सरफेस नहीं है। तो इतनी गहराई से मैं ऊपर को जाती हूँ। यहाँ पर वाटर साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कि जो पानी है, जो वाटर है, वो वेपर की फॉर्म में लैंड से भी ऊपर को जाता है और जो समुद्र का पानी या जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी सूरज की गर्मी के कारण जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में ऊपर यानी आसमान की ओर उठने लगता है। अपवर्ड टू हेवन, और जो ये वेपर है
वो कहाँ जाती है? अपवर्ड टू हेवन। हेवन वैसे तो स्वर्ग, लेकिन हेवन क्योंकि ऊपर होता है, स्काई, तो वहाँ पर वो अपवर्ड टू हेवन, यानी जो ये वेपर्स हैं वो हेवन यानी स्काई की ओर जाती हैं। वेन्स वेगली फॉर्म्ड, वहाँ पर वेन्स फिर से एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रॉम वेयर, जहाँ से, वेगली, वेगली यानी अनक्लियरली, जो इसकी शेप है, जो वेपर की शेप है वो अनक्लियर, कोई साफ साफ समझ में नहीं आती है, वो शेप फॉर्म होती है। ऑल टुगेदर चेंज, और अब ये वेपर है वो चेंज हो जाती है। वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल में यही होता है कि पानी से वेपर बनती है, वेपर से क्लाउड्स बनते हैं, तो जो वेपर किस में चेंज हो जाती है? क्लाउड में चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम, येट द सेम, इसका मतलब है कि हीट के कारण, जो सूरज की गर्मी के कारण वाटर एवापोरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, सी यानी जो वाटर बॉडीज से भी और ज़मीन से भी, और इससे वाटर वेपर बनती हैं जो कि आसमान में ऊपर चली जाती हैं। लेकिन क्लाउड बनने के बाद भी जो वाटर वेपर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जो वो वाटर है वो तो सेम रहता है, वेपर में भी वाटर रहता है और क्लाउड्स में भी वाटर रहता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो वॉइस ऑफ द रेन, रेन को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया, यानी उसको पर्सोनिफिकेशन किया गया, उसका मानवीकरण किया गया है। जैसे कि आप लोग कार्टून मूवीज़ में देखते हैं कि जानवर बोल रहे हैं, कभी सूरज बोलता है, कभी चंद्रमा, तो ये क्या है? ये इनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है, और जब ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता है तो उस पोइटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। और जो बॉटमलेस सी है, यहाँ पर भी एक पोइटिक डिवाइस है। समुद्र की बहुत गहरा होता है, लेकिन उसका बॉटम यानी उसकी निचली सरफेस जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर जो पोयम में बॉटमलेस सी यानी समुद्र की गहराई को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe. I रेन है। रेन क्या कहती है? डिसेंड, नाउ आई कम डाउन, अब मैं नीचे आती हूँ। इसके पहले रेन कहाँ थी? क्लाउड की फॉर्म में, वो स्काई में थी। अब द रेन कम डाउन, वो नीचे आती है। उसके नीचे आने का पर्पस क्या है? उसके नीचे आने का पर्पस है टू लेव द ड्रॉट्स, एटमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। लेव यानी वॉश करना, वो जो ड्रॉट्स हैं, जो ड्राई लैंड एरियाज़ हैं जहाँ पर कि पानी की कमी है। एटमीज़ यानी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जो अर्थ की सरफेस पर डस्ट लेयर्स जम गई हैं, उनको वॉश करने के लिए द रेन डिसेंड, कम डाउन। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। और जब रेन नीचे आती है तो बहुत सारे सीड्स डले हुए होते हैं, तो वो यदि रेन नीचे ना आती तो वो केवल सीड्स ही रह जाते। लेटेंट यानी हिडन, कहीं डस्ट में दबे हुए, हिडन छुपे हुए रह जाते। एंड अनबोर्न, और वो जर्मिनेट नहीं होते। अभी हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं, फिर इसका एक्सटेंडेड मीनिंग समझेंगे। एंड फॉर एवर, डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, डे एंड नाइट, रात दिन, यानी मैं लगातार ऐसा करती रहती हूँ कि मैं अपने ओरिजन, क्योंकि जो रेन है उसका ओरिजन क्या है? वो वेपर की फॉर्म में लैंड एंड वाटर से ऊपर की ओर उठती है, और जब बारिश होती है, जब वो नीचे आती है तो फिर से कहाँ पर आ जाती है? अपने ओरिजन यानी जहाँ से वो गई थी वहीं पर आ जाती है। तो वो क्या करती है? वहाँ पर पहुँचकर वो लाइफ देती है, यानी मदर अर्थ को, मदर नेचर में एक नए जीवन का संचार करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और वो मदर अर्थ को, इस पूरे प्लैनेट को ब्यूटीफुल बना देती है, इसको प्योर बना देती है। कैसे बना देती है? एक बार फिर से समझते हैं। आई डिसेंड, जो रेन है वो अर्थ पर लौटती है, अर्थ की ओर आती है। किस फॉर्म में? लिटिल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में आती है। किस चीज़ के लिए? कि डस्ट को वॉश करने के लिए, जो ड्राई लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी के लिए। और जब वो ड्राई लैंड एरियाज़ में जो रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो जो न्यू प्लांट्स हैं उनमें लाइफ आती है, यानी जो प्लांट्स हैं वो
नए नए प्लांट्स प्लैनेट पे जन्म लेते हैं, जो कि यदि रेन ड्रॉप्स ना आती तो वो अनबोर्न इस डस्ट के अंदर ही रह जाते, एक सीड की तरह ही डले रहते। इस तरीके से जो रेन है वो एक पूरा परपेचुअल, डे एंड नाइट वर्ड है, परपेचुअल, फॉर एवर, लगातार एक साइकिल चलता रहता है और वो इंश्योर करती है कि जो रेन है वो अपनी ओरिजिन पर रिटर्न होती है। उसका ओरिजिन क्या है? ये मदर अर्थ है। और रिटर्न होने के बाद में, इस पर आने के बाद में, वो मदर अर्थ को लाइफ देती है। और लाइफ देने से जो ये मदर अर्थ है, ये जो प्लैनेट है, वो पहले से ज़्यादा प्योर एंड ब्यूटीफुल हो जाता है। तो जो रेन है वो स्काई से नीचे क्यों आती है? उसके आने का पर्पस क्या है? टू गिव लाइफ टू द ड्राई एरिया, वॉश द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। और यदि रेन नीचे ना आती तो क्या होता? जो सीड्स हैं जो ज़मीन में कहीं अंदर पड़े हुए थे वो वैसे ही पड़े रहते, क्योंकि विदाउट वाटर, जो कि उनके जर्मिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता है, वाटर आवश्यक है, तो पानी की कमी के कारण वो एक नए प्लांट के रूप में, एक नए पौधे के रूप में जर्मिनेट नहीं हो पाते। दैट्स वाई जो रेन ड्रॉप्स हैं वो अपने ओरिजिन यानी मदर अर्थ के पास लौट कर आती हैं और लौट कर आने के बाद में इस पूरे प्लैनेट को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल या उसको ब्यूटीफाई कर देती हैं। एंड नाउ द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक कहीं भी जो पोएम में राइम स्कीम नहीं है, कहीं भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, यही फ्री वर्ड्स कहलाती है। यानी हर जो लाइन है उसका आखिरी शब्द है वो दूसरी लाइन के आखिरी, उससे शब्द दोनों की साउंड में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो ये फ्री वर्ड्स है। अब ये जो दोनों लाइन्स हैं ये ब्रैकेट में लिखी गई हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है कि दीज लाइन्स डू नॉट बिलोंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन, कि पोएट और रेन के बीच में अभी तक जो कन्वर्सेशन चल रहा था, ये इन दोनों लाइन को, वो कन्वर्सेशन का ये लाइन्स पार्ट नहीं है। दैट्स वाई ये जो लाइन्स हैं इनको ब्रैकेट में रखा गया है। यहाँ पर पोएट ने एक सिमिलरिटी आपके सामने रखी है कि जैसे रेन है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके फिर से अर्थ पर आती है, इसी तरीके से जो म्यूज़िक है या जो पोएम्स हैं वो भी एक अपनी साइकिल को कंप्लीट करके वो फिर से पोएट के पास आते हैं। कैसे? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। फॉर सॉन्ग या पोएम्स हैं तो वो अपने बर्थ प्लेस से इशू यानी वहाँ पर जन्म लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। अब किसी भी सॉन्ग का, किसी भी पोएम का बर्थ प्लेस क्या होगा? उसका बर्थ प्लेस होगा फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, यानी कवि के दिल से वो सॉन्ग निकलता है या वो पोएम निकलती है। आफ्टर फुलफिलमेंट यानी एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके, एक पूरा चक्र कंप्लीट करके। वो कौन सा चक्र है अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वॉन्डरिंग यानी एक, जैसे कि रेन है, वाटर साइकिल है, पहले लैंड और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे वेपर्स बनती हैं, वेपर बन के ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पर वो क्लाउड का फॉर्म बनती है। उसके बाद में वो क्लाउड है फिर से वहाँ पर वो रेन ड्रॉप्स के रूप में धरती पर आते हैं। तो इसी तरह से ये जो सॉन्ग है या पोएम है ये भी वॉन्डर करके यानी एक साइकिल को कंप्लीट करके फिर से किसके पास आते हैं? पोएट के या सिंगर के पास आते हैं। रेकेड और अनरेकेड। रेकेड मीन्स चाहे कोई केयर करे या अनरेकेड या ना केयर करे, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लेकिन जब ये लौट के आते हैं तो कैसे आते हैं? प्रॉपर यानी बिल्कुल राइट वे में, विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ में, बहुत सारे स्नेह के साथ में, बहुत सारे जॉय के साथ में अपने क्रिएटर के पास लौट कर आते हैं। अब हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं।
इन दोनों लाइंस में पोएट ने एक सिमिलरिटी बताई है, किस किस में? बोथ रेन एंड पोएट्री होल्ड एन इक्वली इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑन अर्थ, कि जो पोएट्री है और जो रेन है दोनों का इस अर्थ पर एक ही पोजीशन है। कैसे? द रेन ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। हम लोग पोएम में और वैसे भी साइंस में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो रेन है वो कहाँ से, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से होती है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर है, पॉन्ड है या सी है, या फिर जो लैंड एरियाज़ हैं जहाँ पर कि मॉइस्चर है, वहाँ से ये वेपर ऊपर आसमान में जाती है। In the form of water vapors, they rise to the heavens and from there they come back to the earth. वाटर वेपर के बीच की फॉर्म में जो ये रेन है, ये जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में हेवन यानी स्काई की तरफ जाता है और फिर वहाँ से अर्थ पर यानी धरती पर रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में फिर से ज़मीन पर आ जाता है। एंड इनेबल लाइफ टू सर्वाइव, और जो प्लैनेट है हमारी मदर अर्थ है वहाँ पर लाइफ को, जिंदगी को जन्म देता है। यानी जो बीज डले हुए हैं जो कि यदि वाटर नहीं होता तो वो जर्मिनेट नहीं होते, कहीं डस्ट के नीचे पड़े रहते। तो जब रेन ड्रॉप्स धरती पर आती हैं तो धरती पर यानी इस प्लैनेट पर सब तरफ जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर और लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एटमॉस्फेयर हो जाता है। इन द सेम वे जो पोएट्री है वो भी फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ पोएट, पोएट के दिल से कविता का जन्म होता है, गोज टू वेरियस पीपल, और जब एक कविता बनती है तो वो बहुत सारे लोगों के पास, अपने रीडर्स के पास में पोएट उनको भेजता है, लोग पढ़ते हैं। हु प्रेज एंड क्रिटिसाइज इट, जैसे कि हम लोग इस पोएम को पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी कई पोएम्स को पढ़ा हमने, तो ये पोएम अलग अलग लोगों के पास जाती है, लोग इसको प्रेज भी करते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या होता है? लव कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस टू द ऑथर और पोएट, लेकिन पोएट के पास में अंत में सब तरफ से लव आता है, यानी रिवॉर्ड मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग प्रेज करते हैं, लोग उन बातों से इंस्पायर होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि रेन अंत में अपने ओरिजिन के पास आती है और यानी मदर अर्थ के पास आकर लाइफ, मदर अर्थ को लाइफ देती है, जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है। इस सिमिलर वे में जो पोएट्री है वो भी पोएट के हार्ट से पैदा होती है और लोगों के पास पहुंचते पहुंचते फिर से रिवॉर्ड, अवार्ड, लव, प्रेज के रूप में पोएट के पास आ जाती है। तो ये हुई पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस पोएम में किस तरह की पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। एक तो हमने पहले ही देखा कि पर्सोनिफिकेशन है रेन का, और भी डिवाइसेस हैं तो हम उनको भी समझ लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। सबसे पहले जहाँ से पोएम शुरू होती है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या कहलाता है? अ नॉन लिविंग थिंग इज पोर्ट्रेड एज अ लिविंग थिंग इन द पोएम, कि एक नॉन लिविंग, एक निर्जीव चीज़ को इंसान समझकर उसका चित्रण किया जाए तो वो क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे पोएम में आपने क्या देखा कि रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, रेन को पर्सोनिफाइड किया गया, कि रेन अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, अपनी आइडेंटिटी बता रही है, और जो रेन है इसीलिए उसकी आवाज़ को वॉइस कहा गया, ना कि साउंड कहा गया। एंड नाउ मेटाफर। मेटाफर implied comparison, यानी द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड। दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन तो होता है लेकिन कंपैरिजन उनकी क्वालिटी का किया जाता है। इसमें सिमिली में एज और लाइक का यूज़ किया जाता है, जबकि मेटाफर में एज या लाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि पोएम में कहा गया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। किसके लिए, किसने कहा? ये रेन ने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। तो ये क्या है? मेटाफर है, जहाँ पर कि पोएम की क्वालिटी को अर्थ की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है। हाइपरबोली। हाइपरबोली में बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रभावी ढंग से बतलाने के लिए उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, यानी एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट। एग्जैजरेशन का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना। हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार।
पोयम में एक जगह आया फ्रॉम बॉटमलेस सी। अब जो समुद्र है वो बहुत गहरा होता है, लेकिन फिर भी उसका बॉटम होता है, उसका पेंदा होता है, उसकी सतह होती है, निचली सतह। लेकिन इफेक्ट को यानी उसकी गहराई को ज़्यादा इफेक्टिव वे में बतलाने के लिए पोएट ने सी को क्या बता दिया, बॉटमलेस। इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है हाइपरबोली। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स जॉइन टुगेदर फॉर एन इफेक्ट। आपस में विरोधाभास वाले शब्दों को जॉइन किया जाता है, उनको लिखा जाता है। जैसे पोएम में आप देखें डे एंड नाइट दोनों अपोजिट हैं, लेकिन उनको साथ में लिया गया। रैग्ड एंड अनरैग्ड, केयर और नॉट केयर्ड फॉर, तो दो शब्द जो कि मीनिंग अलग अलग देते हैं, लेकिन फिर भी इनको साथ में जॉइन टुगेदर, जो वर्ड्स हैं इनको जॉइन किया गया। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है ये होगी ऑक्सीमोरन। पैरेललिज्म, इस डिवाइस में कनेक्शन बतलाया जाता है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी बतलाई जाती है। जो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम है जो कि ब्रैकेट में रखी गई हैं, उसमें एक सिमिलरिटी है। किस किस में? वॉइस ऑफ द रेन एंड सॉन्ग ऑफ द पोएट, यानी पोएम में और रेन के बीच में पोएट ने सिमिलरिटी बतलाई है। तो ये कौन सी डिवाइस हुई? पैरेललिज्म। इमेजरी, ये पोएटिक डिवाइस तब यूज़ की जाती है जब पोएट जो अपने रीडर्स हैं उनके सामने एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करता है, यानी वो शब्दों के माध्यम से उस सिचुएशन को अपने दिमाग में उसका चित्र महसूस करते हैं कि ये इस तरह से ये घटना हो रही है। जैसे पोएम में सॉफ्ट फॉलिंग शार, जो पानी की बूंदें हैं वो बड़े ही जेंटली, बड़े ही सॉफ्टली गिर रही हैं। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, जो रेन है वो इम्पैल्पेबल यानी उसको कोई टच नहीं कर सकता, इस तरीके से वो लैंड से ऊपर उठती है, वेपर फॉर्म में उठती है। डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, लेकिन जब वो नीचे आती है तो जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि पानी की कमी है उन एरियाज़ को लेव यानी वॉश करती है। तो ये जो सारा जो वर्ड्स हैं ये गिव्स द रीडर एन इमेज ऑफ जेंटल रेन, ये कि बारिश किस तरीके से धीरे धीरे आती है, ऊपर उठ रही है, ये एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हैं रीडर्स के माइंड में। इसलिए इस डिवाइस को कहा जाता है इमेजरी। इस तरह से हमारी ये पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया, आपको इसकी पोइटिक डिवाइसेस समझाई। आप इसको बार बार पढ़ें ताकि आप इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पोएम में पढ़ाने के दौरान मैंने आपको समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। जय हिंद।